मोटोरोला दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन, पहला फ्लिप फ़ोन और कार में लगने वाले रेडियो से लेकर सेकंड वर्ल्ड वार में इस्तेमाल होने वाले वॉकी टॉकी, इन सब के पीछे बस एक ही नाम था, मोटोरोला। लेकिन वो कंपनी जिसके प्रीमियम फ़ोन्स कभी एप्पल को टक्कर दिया करते थे, अचानक वो मार्केट से गायब कैसे हो गए। अमेरिका का एक गरीब लड़का जिसने कुछ नया और इनोवेटिव करने का सपना देखा, उसे जबरदस्ती आर्मी में भेज दिया गया। लेकिन आर्मी से लौटने के बाद बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के उसी लड़के ने अपने दम पर मोटोरोला जैसे एक टेक्नोलॉजी एम्पायर को खड़ा कर दिया। फिर उसके खिलाफ एक ऐसी साजिश हुई जिसने उसे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया। और इस बर्बादी की कहानी में एक नाम गूगल का भी शामिल है, जिसने मोटोरोला को एक्वायर करने के सिर्फ 3 साल के भीतर ही भारी नुकसान पर बेच दिया, वो भी एक चाइनीज कंपनी लेनोवो को। लेकिन इस डील के पीछे छुपे कुछ गहरे राज को जानकर आप हैरान रह जाओगे। आज मोटोरोला की ऐसी हालत हो गई है कि Xiaomi और Realme जैसे ब्रांड से भी मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब गूगल को आखिर इसे बेचना ही था तो उसने मोटोरोला को खरीदा ही क्यों? और क्या लेनोवो मोटोरोला की किस्मत बदल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब के साथ इस वीडियो को हम मोटोरोला की शुरुआत से लेकर अभी तक की पूरी जर्नी को डिटेल में जानने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैमरक्स और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मोटोरोला की शुरुआत से लेकर अभी तक की जर्नी के बारे में। मोटोरोला की कहानी की शुरुआत होती है साल 1895 ईस्वी में, जब अमेरिका के एक छोटे से टाउन में पॉल गिलवर्टन का जन्म हुआ। एक मिडिल क्लास परिवार था और पिता छोटी मोटी नौकरी से घर का खर्चा चलाते थे। अब पॉल का बचपन भले ही गरीबी में बीत रहा था, लेकिन ख्वाब हमेशा वो कुछ बड़ा करने के देखते थे। कुछ नया सीखने का इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट था कि कई बार इसी वजह से उन्हें डांट भी पड़ जाती थी। धीरे धीरे जब उनके स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई तो उनके माता पिता ने उनके इंटरेस्ट को देख के इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन दिला दिया। लेकिन यहीं से पॉल की जिंदगी में स्ट्रगल का एक सिलसिला शुरू हो गया। वह अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे कि अचानक उन्हें आर्मी में शामिल होने के लिए आदेश मिल गया। वजह थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। न चाहते हुए भी पॉल को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अमेरिकन फौज में आर्टिलरी ऑफिसर के तौर पर काम करना पड़ा। यह साल था 1917 के आसपास का। वार में होने वाले अपने साथियों की मौत और आर्मी में होने वाले भारी नुकसान ने पॉल को अंदर तक झकझोर दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि अगर आर्मी के पास एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम हो तो नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जरूर कुछ करेंगे। साल 1919 में वार खत्म हुई, लेकिन अमेरिका में चारों तरफ बेरोजगारी और मंदी छा गई। पॉल के पास ना तो नौकरी थी और ना ही पैसा, लेकिन वह अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करते रहे। और फिर आया साल 1928, जब शिकागो के किराए के वर्कशॉप में पॉल ने अपने भाई जोसेफ के साथ गिलवर्टन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। सिर्फ 5 एम्प्लॉयज के साथ उन्होंने बैटरी एलिमिनेटर बनाना शुरू किया। यह एक ऐसा डिवाइस था जो बैटरी से चलने वाले रेडियो को इलेक्ट्रिसिटी से चलने में मदद करता था। और फिर यहीं से शुरुआत हुई मोटोरोला के विशाल बिजनेस एम्पायर की। पॉल की सीडी अडॉप्टर्स की सेल्स धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि उस वक्त रेडियो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा था। लेकिन कार मालिकों के पास एक बड़ी दिक्कत थी, वह अपनी कार में रेडियो नहीं सुन सकते थे। और यहीं से पॉल के दिमाग में एक आइडिया आया जो असली में गेम चेंजर साबित हुआ। साल 1930 में उन्होंने कार के अंदर एक ऐसा अफोर्डेबल रेडियो लगाने का फैसला किया जो सीधे कार की बैटरी से चल सकती थी। दरअसल उस समय कार में रेडियो होना कोई आम बात नहीं थी, यह एक लग्जरी थी जिसे सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे। शुरुआत में जब लोगों ने उनके प्रोडक्ट के ऊपर कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो पॉल ने एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। उन्होंने अपने रेडियो को एक कार में फिट कराया और पूरे अमेरिका में रोड ट्रिप पर निकल पड़े। उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा था मोटोरोला, यानी मोटर प्लस विक्टोरेला। विक्टर उस समय के एक फेमस रेडियो ब्रांड था और यहीं से मोटोरोला ब्रांड की शुरुआत हुई। जब लोग चलती कार के अंदर बजता हुआ म्यूजिक सुनते तो लोग हैरान रह जाते। पॉल ने खुद डीलर्स और कार कंपनी से मिलकर उन्हें मनाना शुरू किया और इस तरह धीरे धीरे मोटोरोला की सेल्स बढ़ने लगी।
और साल 1935 तक मोटोरोला अमेरिका का एक रेप्यूटेड कंपनी बन गई। लेकिन दोस्तों, पॉल ग्लिवेंटन का अल्टीमेट गोल सिर्फ बिजनेस करना नहीं था, उन्हें तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लाना था। इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ रेडियो वेव्स, वायरलेस सिग्नल और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के डेवलपमेंट पर काम करना शुरू किया। लेकिन उसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई और पॉल को 20 साल पहले हुई वर्ल्ड वार 1 की याद ताजा हो गई। उनके पास एक मौका था देश के लिए कुछ करने का। फिर क्या था? दिन रात की मेहनत के बाद मोटोरोला ने कमाल कर दिया। दुनिया का पहला पोर्टेबल वॉकी टॉकी SCR-300 को लॉन्च किया गया, जो अमेरिकी सैनिकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। यह इतना सफल रहा कि मोटोरोला अमेरिकन मिलिट्री का एक भरोसेमंद ब्रांड बन गया और यहीं से मोटोरोला ने अपने मोबाइल कम्युनिकेशन की दुनिया में कदम रखा। फिर आया साल 1943, जब मोटोरोला ने एक माइलस्टोन हासिल किया और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। हालांकि तब भी कंपनी का नाम गैल्वन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ही था, जिसे साल 1947 में ऑफिशियली बदलकर मोटोरोला कर दिया गया। इसके बाद मोटोरोला ने रेडियो के साथ साथ टेलीविजन प्रोडक्शन में भी कदम रखा और धीरे धीरे अमेरिका के ज्यादातर घरों में मोटोरोला के प्रोडक्ट्स दिखने लगे। अब मोटोरोला सिर्फ एक कंपनी नहीं था, बल्कि एक भरोसेमंद ब्रांड बन चुका था। फिर साल आया 1959, जब 64 इयर्स की एज में पॉल ग्लिवेंटन की डेथ हो गई। लेकिन मोटोरोला का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अब कंपनी की कमान उनके बेटे रॉबर्ट ग्लिवेंटन के हाथों में आ गई और यहीं से मोटोरोला के एक नई युग की शुरुआत हुई। पॉल ग्लिवेंटन ने जिस मिशन और विजन के साथ कंपनी की नींव रखी थी, उसे रॉबर्ट ने पूरे शिद्दत से आगे बढ़ाना शुरू किया। उनके लीडरशिप में मोटोरोला ने R&D में भारी निवेश किया और सिर्फ रेडियो, टेलीविजन और वॉकी टॉकी तक सीमित रहने के बजाय सेमीकंडक्टर चिप और मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी कदम रख दिया। 60th और 70th के दशक में मोटोरोला माइक्रोपर्स और सेमीकंडक्टर के इंडस्ट्री में मार्केट लीडर बन गया। खासकर उनकी 68,000 सीरीज ने पर्सनल कंप्यूटर और गेमिंग कंसोल इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। यहाँ तक कि एप्पल ने दशकों तक मोटोरोला के PC पावर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया। 1983 वह साल था जब मोटोरोला ने दुनिया को पहला हैंड एंड एनालॉग मोबाइल फोन दिया। मोटोरोला DTC 8000X 1.1 kg वजन वाले इस फोन को 10 घंटे चार्ज करने के बाद सिर्फ 30 मिनट तक इस्तेमाल किया जा सकता था। इसमें सिर्फ 30 नंबर स्टोर करने की ही क्षमता थी। इसका साइज इतना बड़ा और भारी था कि लोगों ने इसे ब्रिक कहना शुरू कर दिया। लेकिन यही वो इनोवेशन था जिसने मोबाइल इंडस्ट्री में फर्स्ट जनरेशन यानी 1G की शुरुआत कर दी। फिर साल आया 1990, जब मोटोरोला ने दुनिया का पहला GSM फोन मोटोरोला इंटरनेशनल 3200 लॉन्च किया, जिसमें पहली बार सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया। यह फोन इतना पॉपुलर हुआ कि इसके बाद मोटोरोला हर बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर का फेवरेट ब्रांड बन गया। उसके बाद 1996 में मोटोरोला ने एक और बड़ा धमाका किया। दुनिया का पहला फ्लिप फोन मोटोरोला स्टारटेक लॉन्च करके हल्का, स्टाइलिश और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस यह फोन इतना पॉपुलर हुआ कि दुनिया में पहली बार मोबाइल फोन स्टेटस सिंबल बन गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। मोटोरोला ने इनोवेशन पे फोकस किया, सरकार और बड़े क्लाइंट से टाई अप करके बड़े ऑर्डर्स हासिल किए और 90s के आखिरी सालों तक इसकी वर्थ 50 बिलियन को भी पार कर गई। और ऐसा होना भी था, मोटोरोला इसके लिए पूरी तरह से डिजर्व करता था। लेकिन आगे का समय मोटोरोला का नहीं था, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी वजह से यह $1 बिलियन एम्पायर बिखरने वाली थी। अब यह कोई बिजनेस मिस्टेक थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा, इसे हम आगे जानेंगे। 1997 में जब रॉबर्ट गैल्विन के बेटे क्रिस्टोफर गैल्विन को मोटोरोला का CEO बनाया गया, तब कंपनी सक्सेस की पीक पर थी। मोटोरोला का स्टारटेक फोन बाजार में धूम मचा रहा था और कंपनी हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई कर रही थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मोटोरोला की बादशाहत को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन सफलता का यही नशा मोटोरोला के लिए घातक साबित हुआ। दरअसल कंपनी ने मार्केट में हो रहे बदलाव को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ नोकिया और सैमसंग जैसे नए प्लेयर्स हल्के, सस्ते और डिजिटल GSM फोन लॉन्च करके मार्केट पर कब्जा करने लगे। और यही से शुरुआत हुई मोटोरोला की पतन की। क्रिस्टोफर गैल्विन के लीडरशिप में एक के बाद एक ऐसे गलत फैसले लिए गए कि कंपनी गर्त में समाती चली गई। इनोवेशन जो मोटोरोला के DNA में था,
वो जैसे गायब ही हो गया। जहां जब पूरी दुनिया स्मार्टफोन की तरफ बढ़ रही थी, उस दौर में भी मोटोरोला फीचर फोन्स बनाने में लगा रहा। R&D में बजट कम करके मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर पैसा पानी की तरह बहाया गया, जबकि उधर नोकिया ने अपने सस्ते और मजबूत GSM फोन से पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लिया। यानी कंपनी के पैसे भी बर्बाद हुए और मार्केट शेयर भी लगातार गिरता चला गया। इन सब के चलते बोर्ड और इन्वेस्टर्स का इतना तगड़ा प्रेशर बना कि आखिरकार 2003 में क्रिस्टोफर गैल्विन को इस्तीफा देना पड़ा। मोटोरोला की खोई हुई साख को वापस लाने के लिए मैनेजमेंट ने 2 बड़े फैसले लिए। सबसे पहले उन्होंने लो प्रॉफिट सेमीकंडक्टर बिजनेस को अलग करके उसे फ्री स्केल सेमीकंडक्टर नाम की एक नई कंपनी बना दी है, ताकि मोटोरोला मोबाइल हैंडसेट डिवीजन पर पूरा फोकस कर सके। लेकिन सच्चाई यह थी कि उस समय तक इंटेल ने मार्केट में अपना दबदबा कायम कर लिया था और मोटोरोला के पास चुपचाप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से अलग हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। आज फ्री स्केल को नीदरलैंड की NXP सेमीकंडक्टर्स ऑन करती है, जो दुनिया की टॉप सेमीकंडक्टर कंपनीज में से एक है। और इसके बाद मोटोरोला के मैनेजमेंट ने दूसरा बड़ा फैसला लिया, दुनिया का सबसे पतला और स्टाइलिश फोन लॉन्च करने का। और 2004 में मोटोरोला रेजर V3 मार्केट में उतारा गया। यह फोन इतना हिट साबित हुआ कि मोटोरोला को लगा कि अब सब कुछ ट्रैक पर आ गया है। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। मोटोरोला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अंत करीब आ चुका है। दरअसल 2007 में एप्पल ने पहला टच स्क्रीन आईफोन लॉन्च किया और अगले ही साल गूगल ने एंड्रॉइड पेश कर दिया। अब इसका असर यह हुआ, जहां प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल ने पूरा मार्केट पर कब्जा जमा लिया, वहीं दूसरी तरफ सैमसंग और HTC जैसे ब्रांड्स एंड्रॉइड फोन के साथ तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन मोटोरोला और नोकिया दोनों ही अपने धुन में सवार रहे और खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में जुटे रहे, और यही जिद उनकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनी। हर तिमाही कंपनी के अरबों डॉलर का नुकसान होने लगा और 2008 तक हालत इतने खराब हो गए कि कंपनी को 10,000 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालना पड़ा। हालत बेकाबू होते जा रही थी, इसलिए 2010 में मोटोरोला ने खुद को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया। एक तरफ मोटोरोला मोबिलिटी, जो स्मार्टफोन और होम डिवाइसेस पर फोकस करेगा। दूसरी तरफ मोटोरोला सॉल्यूशंस, जो प्रोफेशनल और सरकारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। लेकिन यह फैसला भी मोटोरोला को बचाने में काफी नहीं था। मोबाइल बिजनेस का ग्राफ लगातार गिरता गया और मोटोरोला मोबिलिटी बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। और तभी इस डूबती कहानी में एक नया किरदार गूगल एंट्री करता है। पूरी टेक इंडस्ट्री हैरान थी कि आखिर गूगल को मोटोरोला में इतना इंटरेस्ट क्यों है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले 2012 में गूगल ने 2.5 बिलियन में मोटोरोला मोबिलिटी को खरीद लिया। लेकिन सवाल यह था कि क्या गूगल सच में मोटोरोला को रिवाइव करना चाहती थी, या यह सिर्फ एक बड़े गेम प्लान का हिस्सा था जिसमें मोटोरोला सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया। चलिए अब उस डार्क सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। दरअसल उस वक्त सैमसंग और HTC जैसे मोबाइल कंपनीज गूगल का एंड्रॉइड OS इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन एप्पल उनके खिलाफ कोर्ट में चला गया क्योंकि वो iOS के फीचर्स को कॉपी कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट भी इस मौके का फायदा उठाने में लगा था और एंड्रॉइड डिवाइस बनाने वाली कंपनी से रॉयल्टी का डिमांड कर रहा था, क्योंकि वह उनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भले ही तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन उसके पास खुद के ज्यादा मोबाइल टेक्नोलॉजी पेटेंट नहीं थे, जिसकी वजह से सैमसंग और HTC जैसे गूगल के तमाम बड़े कस्टमर्स को कानूनी मुकदमे का सामना करना पड़ रहा था। और यह गूगल के बिजनेस के लिए ठीक नहीं था। वहीं गूगल ने एक तगड़ा प्लान बनाया मोटोरोला को एक्वायर करने का, ताकि वो इसे एक मजबूत डिफेंस शील्ड की तरह इस्तेमाल कर सके। लेकिन कैसे दोस्तों? मोटोरोला मोबाइल इंडस्ट्री की सबसे पुरानी और इनोवेटिव कंपनीज में से एक थी, जिसके पास 17,000 ग्रांटेड पैटेंट थे, जो इसके एक्विजिशन के बाद गूगल के हो गए और फिर पूरा गेम ही पलट गया। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट बैकफुट पर आ गए। गूगल ने एप्पल के खिलाफ पैटेंट वार में मोटोरोला को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और उसकी टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाकर एंड्रॉइड को भी मजबूत बना दिया। हालांकि गूगल ने मोटो X, मोटो G, मोटो E और नेक्सस 6 जैसे कुछ मोबाइल फोन्स भी लॉन्च किए, लेकिन यह फोन्स कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। और आखिरकार जब मकसद पूरा हो गया तो गूगल ने मोटोरोला को सिर्फ 2.91 बिलियन में एक चाइनीज कंपनी लेनोवो को सेल कर दिया।
मतलब काम निकल गया और कंपनी बेच दी। अब आप सोच रहे होंगे कि गूगल को तो तगड़ा नुकसान हो गया होगा। बिल्कुल नहीं, दरअसल गूगल ने मोटोरोला के ज्यादातर पैटेंट अपने पास ही रखे और यही उसकी असली चाल थी। मतलब ब्रांड बेच दिया पर असली खजाना अपने पास ही रखा। आज 10 साल से मोटोरोला लेनोवो के हाथों में है। कंपनी अब भी स्मार्टफोन बना रही है, लेकिन वो पुराना रुतबा अब नहीं रहा। जो ब्रांड कभी टेक इंडस्ट्री का किंग था, वह अब सिर्फ एक मिड रेंज स्मार्टफोन ब्रांड बन के रह गया है। R&D में भी इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है और मोटोरोला का ब्रांड इमेज भी लगातार गिरती जा रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या लेनोवो मोटोरोला की खोई हुई साख को वापस दिला पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि 2010 में मोटोरोला 2 कंपनी में डिवाइड हुआ था, मोटोरोला मोबिलिटी और मोटोरोला सालसंस। अभी तक हमने जो कहानी देखी वो मोटोरोला मोबिलिटी की थी, लेकिन दूसरी तरफ मोटोरोला सालसंस आज भी एक स्वतंत्र और सफल कंपनी है। यह कंपनी पब्लिक सेफ्टी कम्युनिकेशन और एंटरप्राइज सालसंस में काम कर रही है और गवर्नमेंट एजेंसीज, डिफेंस सेक्टर और बड़े कारपोरेट क्लाइंट्स पर फोकस करती है। यानी जहां एक तरफ मोटोरोला का मोबाइल बिजनेस लड़खड़ा गया, वहीं इसका कम्युनिकेशन बिजनेस आज भी मजबूती से खड़ा है। मोटोरोला सालसंस आज भी टेक्नोलॉजी के दुनिया में अपना मजबूत पकड़ बनाए हुए है। इसका हेडक्वार्टर अभी भी शिकागो में है और 10 बिलियन से ज्यादा के रेवेन्यू के साथ यह कंपनी 20,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। तो दोस्तों, मोटोरोला की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि अगर आप समय के साथ इनोवेशन नहीं करते तो चाहे आप कितने ही बड़े क्यों ना हो, आपको मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मोटोरोला की शुरू से लेके अभी तक की जर्नी को डिटेल में बताने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो इस चैनल पे आगे आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द।